एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया स्वस्थ खुश रहना चाहिए हमेशा। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 99 एंड आर्टिकल 100 अर्थात अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 100 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं अभी हमारा भाग 5 चल रहा है और भाग 5 में अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 1 था कार्यपालिका से संबंधित भाग 5 में, और भाग 5 में ही अध्याय 2 संसद से संबंधित है। क्लियर रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, कार्य संचालन से संबंधित है ये आर्टिकल। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 99 अर्थात आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो संसद के जो सदस्य हैं अर्थात सांसद, संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। उनकी शपथ अर्थात ओथ के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 99 के बारे में। 99 में जो शपथ के बारे में बात है, शपथ ज्ञान या प्रतिज्ञान, प्रॉमिस कह सकते हैं आप, प्रतिज्ञान से तात्पर्य। तो संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में, कहाँ बहुत महत्वपूर्ण है याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कुल मिलाकर कि संसद के प्रत्येक सदन का, तो ये इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। सीधी सी बात ये की गई है कि भाई अगर आप किसी पद को ग्रहण करते हैं तो आप शपथ लेंगे, तो शपथ के बारे में ही यहाँ पर बात की गई है कि अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, या राष्ट्रपति नहीं है तो अगर उनके द्वारा किसी और को नियुक्त किया गया है कि आप ये काम कीजिए मेरा, आप इन सदस्यों को शपथ दिलवाइए, तो यही कहा गया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त अर्थात इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार। तो जो बात तो यहाँ पे इस 99 अनुच्छेद में 99 में कहा गया है कि शपथ लेंगे, परंतु वो शपथ का प्रारूप क्या होगा, वो शपथ है क्या, वो प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। याद रखिएगा, कहा गया है ना तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप, यानी कि ये बात तो कह दी कि शपथ लेंगे। 99 में सिर्फ इतनी बात की गई है कि शपथ लेंगे, परंतु वो प्रारूप क्या होगा, शपथ किस तरीके से। आपको जब मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी पढ़ाए थे तो उनकी शपथ का प्रारूप पढ़ाया था, वो उसी आर्टिकल में था। परंतु यहाँ पर सिर्फ इतनी बात की गई है कि ये शपथ लेंगे, परंतु वो प्रारूप कौन सा है, वो प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो ये बात 99 आर्टिकल में लिखी गई है। अनुच्छेद 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 सदनों में मतदान रिक्तियां अर्थात खाली स्थान, कहते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो क्या बात की गई है कि जब एक तो सदन में मतदान है और कोई स्थान खाली है, तब क्या होगा कि मतदान है, कोई चुनाव होना है, कुछ होना है और वहाँ पे कुछ सीट खाली हैं, तब क्या होगा, वो मतदान होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात की जाएगी। दूसरी गणपूर्ति, कोरम के बारे में बात की जाएगी। अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ी है, पार्लियामेंट की सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मैंने गणपूर्ति के बारे में वहाँ पर बात की है डिटेल्ड में। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या कहते हैं इस आर्टिकल में। इस संविधान में तो दो बातें आपसे पूछा भी जा सकता है। गणपूर्ति से संबंधित भी आर्टिकल 100 में बात की गई है, कोरम से संबंधित। गणपूर्ति अर्थात क्या है कि भाई आप अगर आपको सदन को चलाना है तो एक कोरम डिसाइड कर दिया गया है, सदस्यों की संख्या अर्थात कि इतने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए तभी कार्रवाई शुरू होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी सदस्य संख्या है और एक दो इंसान आके बैठ जाए और अध्यक्ष जी आके कार्रवाई शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता ना कि भाई इतने सदस्य 10वां भाग अर्थात 55 मेंबर होने आवश्यक हैं। अब ये संख्या मैंने ठीक बताई है 55 या नहीं, तो आप पार्लियामेंट की सीरीज़ जाके देखिए। अगर आप चीज़ें सही से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगी। और कमेंट कीजिए कि कितना भाग बताया है। पहले भी आपको पढ़ा दिया है गणपूर्ति के बारे में, बाकी डिटेल्ड आप पढ़ा दिया है उसमें, और बाकी इस अनुच्छेद में कैसे लिखा हुआ है, क्या बातें हैं, वो सब हम देख लेंगे।
इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में, संयुक्त जॉइंट सेशन भी होता है, संयुक्त बैठक जब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठन होता है, तो संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति, भाई लोकसभा में है तो अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा में है तो सभापति, अध्यक्ष को या अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले, जरूरी नहीं है हमेशा अध्यक्ष ही पद पर बैठे, उपाध्यक्ष भी बैठ सकते हैं या कोई और भी उस पद को सुशोभित कर सकता है जब वो नहीं है उनकी गैर हाजिरी में। तो कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। क्या कहा गया है? प्रश्नों का अवधारण यानी कि प्रश्नों को लिया जाएगा, प्रश्नों के बारे में डिसीजन बहुमत से लिया जाएगा और उस बहुमत में कौन कौन नहीं शामिल होगा। अब लोकसभा में हो रहा है मत, लोकसभा में वोट हो रहे हैं, लोकसभा में मतदान हो रहा है, तो लोकसभा में अध्यक्ष शामिल नहीं होंगे, और राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होगी। आपको पता है ना कि जो अध्यक्ष हैं वो मत नहीं देते, वो मत जब देते हैं अर्थात वोट तब देते हैं जब मत बराबर हो, यानी कि 20 पक्ष में और 20 विपक्ष में, तब एक निर्णायक मत देते हैं अध्यक्ष। या क्लियर? तो यही बात की गई है कि अगर मतदान हो रहे हैं तब अध्यक्ष भाग नहीं लेगा लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति नहीं लेंगे, और अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है उस समय उपाध्यक्ष बैठे हैं तो वो भी, क्योंकि वो अध्यक्ष का ही कार्यभार देख रहे हैं, और उपाध्यक्ष नहीं है या किसी और को भी उस पद पर बैठा रखा है, जो भी पीठासीन अधिकारी है बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वो मत अर्थात वो वोट नहीं देगा। क्लियर? ये बात की गई है यहाँ पर। देखिए इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहाँ पर कहीं कहीं उपबंध है कि कब वोट दे सकता है, जो उस उपबंध के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर कहा गया है उपस्थित, यानी कि जो भी प्रेजेंट उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। क्लियर? दूसरी बात क्या की गई है? सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी कि अगर सभापति और अध्यक्ष नहीं है अपने अपने सदन में तो कोई और उनकी बिहाफ पर कार्य करेगा। यही बात की जा रही है कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत, यानी कि प्रथम तौर पर प्रथमत नहीं देगा, यानी कि प्रथम तौर पर मत नहीं देगा। मैंने अभी कहा ना कि लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति के राज्यसभा के सभापति अपने सदन में वोट नहीं देते, वो तब मत देते हैं जब मत बराबर होते हैं, तब निर्णायक मत देते हैं वो। वैसे आपको अभी तक बता दूं, अभी तक लोकसभा में आज़ादी के बाद तक अब तक भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं रहा, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि निर्णायक मत देने की आवश्यकता पड़ी हो, परंतु दे सकते हैं, परंतु अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए अब क्यों मैं आपको, अब आप कह भी सकते हैं अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता देती कि अनुच्छेद 100 में ये बातें लिखी गई है, अब अगर वो ये पूछ लेते कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत दे सकता है, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं ना, ऊपर से रिवीजन करते हैं। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं इसके अंदर, तो इसीलिए चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। अब ये तो आपने पढ़ लिया, इसमें क्या लिखा है? मात्र सिर्फ इतना लिखा है अनुच्छेद 100 में, अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे ऊपर की, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, आप ये चीज़ रट के चले जाइए। और आपको पता है यूपीएससी बहुत अच्छे बेहतरीन फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछती है, वो पूरे अंदर से कि बच्चे ने चीज़ें ऊपर से पढ़ी है या उसे कुछ अंदर से भी पता है, डिटेल चीज़ें। अब कुछ काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, चीज़ें पता हो या ऊपर से
और अब तो वनडे एग्ज़ाम में भी नहीं कहते सकते कि ये चीज़ नहीं पूछ सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, चीज़ें उन्हें बेहतर से बेहतरीन, मतलब कहते हैं ना अच्छे से भी अच्छा चुन के लाते हैं अब चीज़ों को, कि इतनी बड़ी संख्या है, कोई बच्चा तो होगा ना जिसने ये भी पढ़ा होगा, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है। चलिए, तो ये बातें थी। और क्या बातें हैं इसमें? संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, यानी कि संसद के जो सीट है उसमें अगर कोई खाली भी सीट है, कोई खाली स्थान है, तब क्या होगा, और मतदान है उसके, उस स्थिति के बारे में यहाँ बात की गई है कि संसद के किसी सदन की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त अर्थात खाली स्थान रिक्त होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, वो तब भी कार्य करेगा। आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि काम रुक जाएगा कि जब वो रिक्ति भरी जाएगी तब काम किया जाएगा, अब काम इम्पोर्टेंट है तो तब भी वो कार्य करेगा, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, यानी कि उसको मत देने का हकदार नहीं था या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं था, अगर वो बैठ गया है, उसने मत दे दिया है या कार्यवाही में भाग ले लिया है, तब क्या होगा? हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है, जिसको हक नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहने का, मत देने का, वो सदस्य उपस्थित रहा है, या उसने मत दिया है अर्थात वोट किया है, या अन्यथा भाग लिया है, इन दोनों में भाग लिया है, वोट भी दिया है, कार्रवाई में भी भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य नहीं होगी। तब भी कोई जो भी कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त कर दी जाएगी कि भाई अब इस सदस्य ने इसमें भाग लिया है तो ये कार्रवाई ख़त्म कर दो, रद्द कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ऑल ओवर क्या बात की गई है कि अगर सदन में कोई रिक्ति है अर्थात कोई खाली स्थान है और सदन का कार्य तब भी कार्य करने की शक्ति होगी सदन को, अगर कोई खाली स्थान है किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा में या लोकसभा में, अगर कोई सीट खाली है तो भी सदन अपना कार्य करेगा। या फिर दूसरी स्थिति, आपको पता है कई बार कुछ सदस्यों को या तो पनिश किया जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है XYZ, कि किसी भी सदस्य को जिसको सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है और या ही उसे मत देने का भी अधिकार नहीं है, अगर वो ऐसा कर लेता है, कार्रवाई में भी भाग ले लेता है और मतदान भी कर देता है, तो क्या वो स्थगित कर दिया जाएगा? वो जो सारा काम किया गया है, कार्रवाई चली है, वो स्थगित कर दी जाएगी? नहीं की जाएगी। बस उस सदस्य को वोट को हो सकता है भाई वो वोट काउंट मत करो, पता तो होगा कि एक ही सदस्य है, 2 सदस्य हैं, पता होता है इतना। अब ये तो नहीं है ना कि भाई पूरा इतना बड़ा सारा काम किया है, इतनी टाइम खर्च किया है, चीज़ें खर्च किया है, उसको ही पूरा समाप्त कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर रखिएगा इस बात को, आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़। अब देखिए, आर्टिकल ऊपर सिर्फ इतनी ही बातें लिखी गई हैं और परंतु अंदर कितना डिटेल चीज़ें दी गई हैं, कितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स ये पढ़ लिए, एक ये रहा, एक ये कितने सारे पॉइंट्स हैं। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, यानी कि जब तक कोई और अन्य उपबंध नहीं कर देती, कोई और रूल्स और ऑल रेगुलेशन संसद नहीं बना देती, तब तक गणपूर्ति को लेकर क्या नियम है, ये बात की गई है यहाँ पर कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ें आपको रट गई होगी अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो, कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। तो यहाँ पर ये की गई है कि सदन का अधिवेशन शुरू करने के लिए, कार्रवाई शुरू करने के लिए गणपूर्ति अर्थात कोरम होना आवश्यक है, और वो होगा कितना? सदन की, दोनों सदनों की, लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग और राज्यसभा की जितनी सदस्य संख्या है वर्तमान में उसका 10वां भाग। तो 10वां भाग होना ज़रूरी है। अब आपका एक होमवर्क ये है कि आप पता कीजिए वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा। क्लियर? और आपको पार्लियामेंट में जब मैंने लोकसभा चीज़ें पढ़ाई हैं या गणपूर्ति पढ़ाई है तो वहाँ पर बहुत डिटेल चीज़ें पढ़ाई हैं कि 10वां भाग कितना होगा, ये सब चीज़ें। तो आज का होमवर्क है आपका, आप देखिए, बताइए, चेक कीजिए कितना है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है अर्थात कोरम नहीं है, सदस्य संख्या यानी कि लोकसभा में चल रहा है वहाँ पे नहीं है या
राज्यसभा में वहाँ पे कोरम नहीं है, तब क्या होगा कि यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति अर्थात कोरम नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। तो हमने वहाँ पर ये चर्चा भी की है कि एक बैल बजाई जाती है गणपूर्ति के लिए भी, ऐसा नहीं है अनाउंसमेंट की जाती है, बैल का सिस्टम है, आज भी बैल बजाई जाती है, गणपूर्ति वाली बैल होती है। सदस्य अपने आप समझ जाते हैं। जब आप किसी घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं या फिर कहीं बाहर भी चले जाते हैं, आप किसी अपने रिश्तेदार में, रिलेटिव्स में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप 2-3 दिन रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनका रूल्स और रेगुलेशन पता चल जाते हैं। और लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य तो वहाँ पर 5-6 साल रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल तो होता ही है कार्यकाल लोकसभा का। अगर आप पर्टिकुलर राज्यसभा का देखें तो राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 मेंबर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अगर ऑल ओवर पूछे तो 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो इतना टाइम हम बिताने के बाद उनको चीज़ें तो पता चलेगी कि कब गणपूर्ति की बैल बजी है, कब चीज़ें, तो आज भी बैल बजाई जाती है। ये सारी बातें हमने पार्लियामेंट में की हैं। तो यहाँ यही बात की गई है कि अगर गणपूर्ति नहीं है तब अध्यक्ष क्या करेंगे, सदन को स्थगित कर देंगे कि स्थगित, या फिर कुछ समय के लिए कि जब गणपूर्ति हो जाएगी, कोरम पूरा हो जाएगा, तब बैठक करेंगे। तो यही बात यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा गया है। देखिए, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस समय में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। तो आप पार्लियामेंट भी साथ में देखिए संसद के बारे में अनुच्छेदों में भी बात की गई है। तो आपको पार्लियामेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से संसद से संबंधित होते हैं। क्योंकि आपको यूपीएससी अगर देना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन में जाना है, और प्रशासन में संसद के कार्य आपको पता होने चाहिए। तो जब आप ये पढ़ लेंगे, संसद पढ़ लेंगे, और फिर हम पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक या फिर 1-2 हफ्ते में हो ही जाएगी कोशिश, उसकी वीडियोस शुरू हो गई हैं, 1-2 हफ्ते में पब्लिश भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, प्री मेन सब कुछ क्लियर, एक बार में चीज़ें समाप्त। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।